हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कावर्स डायग्राम। पर उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल्स पढ़ेंगे अबाउट द एक्सप्लोजन। सपोज ये एक रिएक्शन मिक्सचर है। ओके, ये एक रिएक्शन मिक्सचर है और हम लोग यहाँ से एक इग्निशन देते हैं। तो क्या होगा, ये रिएक्शन मिक्सचर कंबसन करके रिएक्ट करना चालू करेगा। ओके, तो दिस इज द रिएक्टेड मिक्सचर जो कि ऑलरेडी रिएक्ट हो चुका है, और दिस इज द अनरिएक्टेड मिक्सचर। दोनों के बीच एक रिएक्शन जोन रहेगा जिसमें रिएक्शन बराबर चालू है। रिएक्शन जोन के सामने, जस्ट सामने, एक फ्लेम जोन रहेगा, उसको हम बोलेंगे फ्लेम फ्रंट। जो कि इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसके डायरेक्शन में ये रिएक्शन जोन प्रोपागेट कर रहा है। उसके साथ या उसके सामने और एक जोन रहेगा जिसको बोलेंगे ओवर प्रेशर रीजन। या ओपीआर। रिएक्शन जोन में जो भी प्रेशर निकल रहा है इस ओपीआर के माध्यम में चारों ओर स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अब इस ओपीआर का प्रेशर डिटरमाइन करेगा कि ये शॉक वेव है कि नहीं है। ओके, हम जो एक्सप्लोजन टर्म यूज करते हैं उसका ये मीनिंग है कि एक शॉक वेव क्रिएट होता है जो कि प्रोपागेट करता है थ्रू आउट द रिएक्शन मिक्सचर, और उसके साथ कुछ एक्सट्रीम मैनर में एनर्जीज रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई टेम्परेचर्स एंड गैसेस, और किसी किसी जगह वॉल्यूम भी हाई रैपिड अमाउंट में इंक्रीज होता है। तो एक्सप्लोजन एक जेनेरिक टर्म है जो कि इंडिकेट करता है दी प्रोपागेशन एंड जनरेशन ऑफ द शॉक वेव्स थ्रू ए रिएक्शन मिक्सचर। अभी हम जानते हैं कि कोई भी एक रिएक्टिंग मिक्सचर टू वेज में रिएक्ट करता है। एक है डिफ्लैग्रेशन वे में और दूसरा है डिटोनेशन वे में। डिफ्लैग्रेशन क्या है? डिफ्लैग्रेशन वो केस है जहाँ पे जो शॉक वेव प्रोड्यूस होता है उसका वेलोसिटी हमेशा लेस देन स्पीड ऑफ साउंड रहता है। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है? इट इज लाइक 343 मीटर पर सेकेंड। तो जहाँ पे भी जो शॉक वेव का वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ साउंड से कम रहता है, उस केस में हम उसको बोलेंगे डिफ्लैग्रेशन। और जहाँ पे जो शॉक वेव का वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड रहता है, उसको बोलेंगे डिटोनेशन। ओके, तो इन जेनेरिक टर्म डिफ्लैग्रेशन में क्या है कि जो स्पीड ऑफ द शॉक वेव है इट्स अबाउट 100 मीटर पर सेकेंड के आसपास रहता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि एक गन पाउडर का आप एक स्ट्रिप लेंगे और इसमें इग्निशन देंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बर्निंग होते थे एक सर्टेन स्पीड में मूव करेगा। तो इस केस में इसको डिफ्लैग्रेशन करेंगे क्योंकि इसका जो शॉक वेव निकलता है उसका स्पीड कम है। इन अदर केस डिटोनेशन में क्या होता है, जो हाई एंड एक्सप्लोजिव रहते हैं, अगर उसमें आप इनिशिएशन करते हैं तो जो स्पीड ऑफ द शॉक वेव रहता है इट इज़ अबाउट अराउंड 2000 मीटर पर सेकेंड। एक टिपिकल वैल्यू है अगर आप जानना चाहें तो। बट डिटोनेशन किसको बोलते हैं? जिसमें शॉक वेव का जो वेलोसिटी इट इज़ ग्रेटर देन दी साउंड विच इज़ 343 पर मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जो हम लोग का शॉक वेव निकलता है उसका एक ओवर प्रेशर रहता है। ओवर प्रेशर मतलब हमारा नॉर्मल प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर इसको रफली हम बोलते हैं 1 बार। ओके, ये नॉर्मल हम लोग का प्रेशर है। तो अगर जो एक्स्ट्रा प्रेशर निकलते हैं, अगर वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर इस केस में क्या होगा, डिफरेंस केस में इट विल बी अराउंड 0.5 बार के आसपास रहेंगे, जो ओवर प्रेशर का हम लोग का प्रेशर होगा। डिटोनेशन केस में जो ओवर प्रेशर होगा इट इज़ अबाउट 20 बार। ओके, तो आप देख सकते हैं कि डिफ्लैग्रेशन और डिटोनेशन में कितना फ़र्क है। तो हम लोग का जो डिटोनेशन है उस केस में जनरली हम लोग का एक्सप्लोजन होता है क्योंकि इतना हाई प्रेशर में और शॉक वेव इतना हाई स्पीड में ट्रैवल करता है। लेकिन डिफ्लैग्रेशन केस में भी हम लोग एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं अगर ये डिफ्लैग्रेशन एक क्लोज्ड कंटेनर में किया गया। तो अगर ये क्लोज्ड कंटेनर में डिफ्लैग्रेशन में रिएक्शन हुआ तब भी जो प्रेशर डेवलप होगा वो बहुत हाई प्रेशर में डेवलप होगा, उस केस में ये एक्सप्लोजन भी कहलाएगा। अदरवाइज नॉर्मल डिफ्लैग्रेशन में हम एक्सप्लोजन नहीं बोलते हैं।
अदरवाइज इन एवरी टाइप ऑफ डिटोनेशन को हम लोग जनरली एक्सप्लोजन बोल सकते हैं। तो हमारे माइंड में क्या होता है, हमारे माइंड में सपोज ये एक माइन एरिया का है, हमारे माइंड में माइंस एयर इनटेक से अंदर आता है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपने परसेंटेज हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उस केस में क्या होगा, माइंस के अंदर वंस इनटेक एयर चला गया तो वेरियस अदर गैसेस ऐड होते हैं माइंस के अंदर फ्रॉम वेरियस ऑपरेशंस सच एज मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नॉक्सियस गैसेस फ्रॉम ब्लास्टिंग। सिमिलरली बहुत सारे ऑक्सीजन भी बहुत ड्यूरिंग द प्रोसेस डिप्लीट होते हैं, लाइक ब्रीदिंग के हिसाब से, कंबसन में, आईसी इंजन में और फ्लेम सेफ्टी लैब में। तो एट द एंड जो गैसेस निकलते हैं वो सेम नहीं रहते हैं, इनटेक गैस के हिसाब से सेम नहीं रहते हैं, और उसका परसेंटेज चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन का परसेंटेज हो जाता है, CO2 का परसेंटेज हो जाता है, N2 का परसेंट ऑलमोस्ट सेम रहता है, एंड अदरवाइज जो हम लोग का CO का परसेंटेज भी इनकेस बढ़ गया, CH4 का परसेंट भी बढ़ सकता है, और अदर नॉक्सियस गैसेस का भी परसेंटेज हम लोग का बढ़ सकता है। तो जो इनटेक और रिटर्न का गैसेस अलग रहता है। तो वहाँ से जो फ्रेश एयर माइंड के अंदर इनटेक कर गया तो इसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ओके, उसी चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग एक स्पेशल केस देखेंगे जिसमें मीथेन यानी CH4 ये रिलीज होता है माइंड स्टार्टर से, और रिलीज होके जो हम लोग का इनटेक एयर है उसके साथ ऐड हो जाता है। ओके, वहाँ से मीथेन ऐड हो जाता है और इसका सर्टेन जो परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट तक पहुँच जाता है, तब मीथेन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ वायलेंटली रिएक्ट करके एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। तो इन दैट केस जो रिएक्शन हम लोग का बनता है वो कुछ इस टाइप का होता है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2, H2O और बहुत सारे एनर्जी रिलीज करता है, और इसके साथ ही जो हम लोग का OPR है यानी ओवर प्रेशर रीजन में बहुत हाई प्रेशर भी क्रिएट करता है। ठीक, अगर इस इक्वेशन को हम लोग प्रॉपर्ली बैलेंस करें, हम लोग को पता चलेगा कि अगर मीथेन का परसेंटेज अगर 9.5% के अबाउट रहे ओवरऑल, मतलब ओवरऑल जो हम लोग का एयर मिक्सर है, अगर उसका 9.5% रहे एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब ये रिएक्शन एकदम कंप्लीट रहता है और इसका बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। पर अगर मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहे, इसके मुकाबले 9.5 के मुकाबले कम रहे, और इन अदर केसेस अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 9.5 के मुकाबले ज़्यादा रहे, तब भी ये रिएक्शन होगा और तब भी ये एक्सप्लोजन होगा। तो ये ओवरऑल जो लिमिट होता है फ्रॉम दी लोअर लिमिट टू दी अपर लिमिट, किसका, मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन का, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट ऑफ द मीथेन। ठीक है, now see the lower explosibility limit of methane is 5.4%, ठीक है, and the higher explosibility limit is 14.8%। तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट। और 14.8 को हम लोग बोलेंगे हाई एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट। तो ये जरूर याद रखिए, मीथेन जो है वो रिएक्शन करता है इन द रेंज ऑफ 5.4% टू 14.8%। 9.5% में वो सबसे ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो अगर हम लोग मीथेन का परसेंटेज देखेंगे और ऑक्सीजन का परसेंटेज देखेंगे और दोनों के बीच अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग का एक ग्राफ निकलेगा जो हम फेमसली जानते हैं कावर्स डायग्राम जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप सभी लोग कावर्स डायग्राम पहले से पढ़े हुए होंगे। अगर इस एक्सिस में देखेंगे वाई एक्सिस में तो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज दिखेगा, और अगर इस एक्सिस में देखेंगे एक्स एक्सिस में आपको मीथेन का परसेंटेज दिखेगा, और बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, B, C and E, और इस
ट्रायंगल के बीच जो भी हम लोग का माइन एयर सैंपल रहेगा वो एक्सप्लोजिव रहेगा, ठीक है। जो बी पॉइंट एंड सी पॉइंट एंड ई पॉइंट है उसका वैल्यू कुछ इस टाइप का है। तो इस ग्राफ को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जो पॉइंट बी है वो करेस्पॉन्ड करता है 19.93% ऑफ ऑक्सीजन को, और वो करेस्पॉन्ड करता है 5.4% ऑफ मीथेन को, ठीक है। जो पॉइंट ई है वो करेस्पॉन्ड करता है 12.5% ऑफ ऑक्सीजन को, और मीथेन को करेस्पॉन्ड करता है 6.0% को। जो पॉइंट सी है वो ऑक्सीजन का करेस्पॉन्ड करता है 17.93%, और मीथेन को करेस्पॉन्ड करता है 14.8%। तो अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी माइन एयर इस ट्रायंगल के बीच में रहा तो वो एक्सप्लोजिव रहेगा, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं जो पॉइंट बी करस्पॉन्ड करता है 5.4% को वो है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, और पॉइंट सी जो करस्पॉन्ड करता है 4.18% को वो है हायर एक्सप्लोजिव लिमिट। इससे आप ये भी पता कर पाएंगे जो पॉइंट बी करस्पॉन्ड करता है 19.93 को वो है ऑक्सीजन का मैक्सिमम परसेंटेज, और जो पॉइंट ई करस्पॉन्ड करता है 12.5% को ऑक्सीजन का है मिनिमम परसेंटेज, ठीक है। कोई भी मिक्सर अगर ए, बी और ई के बीच रहता है तो वो फिलहाल नॉन एक्सप्लोजिव मिक्सर है। कोई भी मिक्सर जो पॉइंट ई, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट एफ के बीच रहता है वो भी है नॉन एक्सप्लोजिव मिक्सर। पर दोनों में एक रिलेशन है कि अगर इस रीजन में कोई भी एक मिक्सर रहेगा और उसका मीथेन का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा, वो एक्सप्लोजिव मिक्सर बन जाएगा, ठीक है। उसका ग्राफ कुछ यहाँ इस पॉइंट तक आ जाएगा। सिमिलरली कोई भी मिक्सर जो इस पॉइंट पे है, अगर उसमें फ्रेश एयर हम लोग देते हैं तो क्या होगा, इस रीजन में आ जाएगा और फिर वो एक्सप्लोजिव मिक्सर बन जाएगा, ठीक है। और कोई भी मिक्सर जो कि इस रीजन में है, ए, ई, एफ एंड ओ, अगर इस रीजन में कोई भी मिक्सर है तो वो जनरली एक्सप्लोजिव नहीं बन पाता, क्योंकि अगर उसमें हम लोग फ्रेश एयर देंगे तो पॉइंट ए की ओर मूव करेगा, अगर उसको हम लोग मीथेन देंगे तो पॉइंट एफ की ओर मूव करेगा, अगर उसको हम लोग इनर्ट गैस देंगे लाइक नाइट्रोजन तो पॉइंट ओ की ओर मूव करेगा। तो इन बोथ द केसेस, इन 3 ऑफ द केसेस ये पॉइंट इस ट्रायंगल के थ्रू पास ऑन नहीं हो पा रहा है। देयरफॉर जो भी हम लोग का गैसेस है इस रीजन में वो गैसेस नॉन एक्सप्लोजिव है, प्लस नॉन एक्सप्लोजिव बन भी नहीं पाएगा। अदर केसेस जो भी गैसेस हम लोग इस रीजन में आते हैं वो इम्पॉसिबल मिक्सचर है, क्योंकि इस ऑल केसेस में हम लोग का क्या होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज, इस केस में ऑक्सीजन परसेंटेज जो नॉर्मल परसेंटेज उससे ज़्यादा है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कावर डायग्राम को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। लास्ट ग्राफ जो हम लोग देखे थे वो एक रेडीमेड कावर्स डायग्राम था। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे एक कावर्स डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं, माइन में जो इनटेक एयर आता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उस चेंजेस में से 2 चेंजेस ये होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज घटता है, और इन सम अदर केसेस CH4 यानी मीथेन का परसेंटेज बढ़ने का चांसेस है। ऑक्सीजन कैसे घटता है, बाय डिफरेंट मीन्स सच एज ब्रीदिंग, स्पॉन्टेनियस कंबसन एंड अदर्स। मीथेन का एडिशन कहाँ से होता है, प्राइमरी फ्रॉम माइन स्ट्राटा से, ठीक है। तो कोई भी एक इनटेक एयर में जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ मीथेन है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कैसे ऑक्सीजन डिप्लीट हो रहा है और कैसे CH4 इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग 2 एक्सट्रीम केसेस लेंगे। अभी हम लोग 2 एक्सट्रीम केसेस लेंगे और दोनों का सिचुएशन देखेंगे। पहला केस ये है कि ऑक्सीजन डिप्लीट होते रहेगा और धीरे धीरे 20.93% से 0% आ जाएगा, एंड उसी केस में CH4 का
कोई भी एडिशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये वाला हम लोग ग्राफ को देखेंगे, तो अगर हम एक ग्राफ देखेंगे जिसमें O2 एंड CH4 का वॉल्यूम परसेंटेज को कंपेयर किया गया है, तो ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा। ये ऑक्सीजन का परसेंटेज है और ये मीथेन का परसेंटेज है, यानी CH4। जो मेन इंटेक एयर है उसमें ऑक्सीजन का परसेंट 20.93 है और मीथेन का परसेंटेज 0 है। ओके, तो देयरफॉर जो इनिशियल पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट होगा। जब धीरे धीरे ऑक्सीजन का परसेंटेज डिप्लीट होते होते आएगा अप टू 0 तक हो जाएगा, तो ये पॉइंट क्या करेगा, धीरे धीरे एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड आके इस पॉइंट में मीट करेगा। ओके, तो ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन कुछ इस तरह बनेगा। ये है हमारा फर्स्ट एक्सट्रीम केस। दूसरा एक्सट्रीम केस क्या है? दूसरा एक्सट्रीम केस है O2 डिप्लीट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ना ही ब्रीदिंग हो रहा है, ना ही स्पॉन्टेनियस कंबशन हो रहा है, ओनली एंड ओनली CH4 इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम स्टार्टर से। ठीक है, फिर भी इन दैट केस O2 का परसेंटेज डिक्रीज होगा और उसके साथ साथ N2 का परसेंटेज यानी नाइट्रोजन का परसेंटेज भी डिक्रीज होगा, CO2 का परसेंटेज भी डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस सेम वॉल्यूम ऑफ द एयर में CH4 आ रहा है। वहाँ CH4 एंट्री करेगा तो ऑक्सीजन का जो शेयर है और नाइट्रोजन का जो शेयर है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, राइट। तो इन दैट केस जो केस नंबर 2 है, उस केस में क्या होगा, जो इनिशियल हम लोग का पॉइंट है, फिर से पॉइंट A, जो इनिशियल पॉइंट है इनटेक एयर का, वो पॉइंट यहीं रहेगा। और जब हम लोग धीरे धीरे CH4 एडिशन कर रहे हैं तो ये लाइन कुछ इस तरह आएगा। कुछ लाइन इस तरह आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग का दो एक्सट्रीम केसेस मिल गया। पहला केस ये है जब ऑक्सीजन कंप्लीटली डिप्लीट कर रहा है और CH4 ऐड नहीं हो रहा है। दूसरा केस ये है जब ऑक्सीजन डिप्लीट ही नहीं कर रहा है और CH4 कंटिन्यूसली ऐड होता रह रहा है। लेकिन इन जेनरिक केस, माइन केस में क्या होता है, हम लोगों का जो सिचुएशन है वो दोनों एक्सट्रीम केस के बीचों बीच रहता है, जहाँ पे ऑक्सीजन कुछ हद तक डिप्लीट करता है और CH4 कुछ हद तक एडिशन करता है। तो जो हम लोग का लाइंस इन जनरल केस में बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ये एक लाइन बन सकता है, ये भी एक लाइन बन सकता है, ये भी एक लाइन बन सकता है, ये भी एक लाइन बन सकता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक्सट्रीम लाइंस के अंदर ही हम लोग का सब बाकी लाइन है। ठीक है, तो ये हम लोग का भी माइंस का ग्राफ है। ये हम लोग का भी जो ग्राफ है ऑक्सीजन परसेंटेज और मीथेन परसेंटेज का वेरिएशन ग्रुप है। ठीक है, तो वहाँ से ये ग्राफ हम लोग थियोरेटिकली प्लॉट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ केसेस लेंगे जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट सैंपल लेंगे माइन एयर का। ठीक है, और उस केस में क्या करेंगे कि कितने मिनिमम मीथेन परसेंटेज में ये माइन एयर एक्सप्लोड करता है, ये एक्सप्लोजन होता है, और ये एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट टेस्ट ये बताता है कि 5.4% मीथेन में, 5.4% मीथेन में जो हम लोग का माइन एयर है वो एक्सप्लोड कर सकता है। ठीक है, अगर आप इस केस में देखेंगे तो 5.4% मीथेन में इस ग्राफ में यहाँ कुछ 5.4% होएगा। ठीक है, और ये हम लोग का करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है। ठीक है, दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे, वही माइन एयर सैंपल लेंगे, उसमें मैक्सिमम कितने मीथेन परसेंटेज में हम लोग का एक्सप्लोजन होगा। एक्सपेरिमेंटली हम उसको प्रूव करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा 14.8% में हम लोग का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ CH4 जिसमें हम लोग का एक्सप्लोजन होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सप्लोजन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सेकंड केस में पॉइंट कहाँ आएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 14.8 और ये हम लोग का ऑलरेडी है 5.4%।
तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन ओनली सैंपल में मीथेन का परसेंटेज ही एक्सप्लोजन को डिटरमाइन नहीं करता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5.4% में आप ऑक्सीजन को वेरी करेंगे तब ये क्या होगा, एक्सप्लोड नहीं करेगा। अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन कम ऑक्सीजन दे देते हैं तब भी एक्सप्लोड नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में सिमिलरली 14.8% में भी अगर ऑक्सीजन का अमाउंट हम लोग घटा देते हैं तभी ये एक्सप्लोड नहीं करेगा। तो उस केस में ओनली मीथेन का परसेंटेज भी मैटर नहीं करता, ऑक्सीजन का परसेंटेज भी मैटर करता है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मैक्सिमम ऑक्सीजन लाइन के ऊपर लाई करेगा। ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये पॉइंट हो जाएगा सी, ठीक है। थर्ड केस हम लोग क्या देखेंगे, मिनिमम ऑक्सीजन कितना होना चाहिए फॉर एन एक्सप्लोजन। ये भी हम एक माइन सैंपल से ही प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली। और जो वैल्यू हम लोग को एक्सपेरिमेंटली मिलेगा वो होगा 12.5% ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज में। तो मिनिमम इतना ऑक्सीजन होना चाहिए एक्सप्लोजन के लिए। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग CH4 है वो रहेगा 6.0%, ठीक है। अगर इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो आपको इस ग्राफ में कुछ यहाँ मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 12.5% और करस्पॉन्डिंगली ये हो जाएगा आपका 6%। तो जो पॉइंट मिलेगा हमको कुछ ये पॉइंट मिलेगा। सपोज इसको पॉइंट देते हैं पॉइंट डी, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट मिला है, पहला पॉइंट बी जो कि मिनिमम CH4 को करस्पॉन्ड करता है, विच इज़ 5.4%। सेकेंड पॉइंट है सी, विच इज़ मैक्सिमम CH4 को करस्पॉन्ड करता है 14.8%। थर्ड पॉइंट है डी जो कि मिनिमम ऑक्सीजन को करस्पॉन्ड करता है 12.5%। तो ये हम लोग का 3 पॉइंट बन गया। अभी क्या करना है, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अभी आपको एक ट्रायंगल दिखेगा। तो जो ट्रायंगल हम लोग का बना है वही ट्रायंगल कावास ट्रायंगल है। यानी कोई भी माइन एयर का कंपोजिशन अगर इस ट्रायंगल के बीचों बीच रहता है, इस ट्रायंगल के अंदर रहता है, देन वो एक्सप्लोजिव कहलाएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अभी देखेंगे। जो पॉइंट बी बना, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक, और सपोज ये पॉइंट ई है। तो हम लोग पहले टेबल कर लेंगे कि इनका वैल्यूज कितने हैं। तो ये हम लोग का टेबल बन गया, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी को, ठीक है। तो हम लोग का इस डायग्राम में कुछ एरिया बनते हैं। पहले जो बीच का एरिया है उसका प्रॉपर्टीज ये है, जो भी माइन एयर इस एरिया के अंदर रहेगा वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर कहलाएगा। यानी अगर उसको एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इग्निशन मिलता है तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। जो भी माइन एयर ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और ट्रायंगल डी के बीच रहेगा वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर नहीं है, बट एक्सप्लोजिव मिक्सचर हो सकता है। कैसे? अगर इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट में जो हम लोग का ऑक्सीजन परसेंटेज है और जो हम लोग का मीथेन परसेंटेज है, अगर इसमें कंटिन्यूसली मीथेन इंक्रीज आता रहेगा तो ये पॉइंट क्या रहेगा, धीरे धीरे इस ट्रायंगल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इस लाइन को कवर करेगा, इस कंटिन्यूस लाइन को वो कवर करता रहेगा, ठीक है ना। तो ये बीचों बीच ये जो पॉइंट है वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस पॉइंट में चला जाएगा और हैंस वो एक्सप्लोजिव मिक्सर बन जाएगा। तो कोई भी पॉइंट जो कि पॉइंट ट्रायंगल ए, बी एंड डी के बीच है वो एक्सप्लोजिव नहीं है, बट कैपेबल ऑफ बिकमिंग इन एक्सप्लोजिव मिक्सर, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ, उसका जो नोमेनक्लेचर है ऐसे होगा, नॉट एन एक्सप्लोजिव मिक्सर,
but capable of becoming an explosive mixture। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कोई भी पॉइंट जो कि डी, सी, एफ एंड ई के बीच में है, वो भी एक एक्सप्लोजिव मिक्सर नहीं है, बट अगर उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेश एयर हम लोग सप्लाई करेंगे उस पॉइंट में। क्या करेंगे हम लोग, फ्रेश एयर सप्लाई करेंगे, तब ये पॉइंट क्या होगा, इस लाइन के थ्रू वो धीरे धीरे ऊपर जाना चालू करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ऑक्सीजन धीरे धीरे इंक्रीज आ रहा है। इस पॉइंट में इस लाइन के थ्रू वो मूव करना चालू करेगा, और जब ये पॉइंट बी, सी एंड डी के बीच आ जाएगा तब फिर से एक एक्सप्लोजिव मिक्सर बन जाएगा। तो सिमिलरली कोई भी पॉइंट अगर डी, सी, एफ एंड ई के बीच रहेगा तो वो भी सेम है, इट इज नॉट एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर बट कैपेबल ऑफ बिकमिंग एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर। तो अगर आप बोलेंगे कि अगर कोई पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड पॉइंट ओ के बीच रहेगा, सपोज यहाँ, तो उसका कंडीशन क्या होगा? उस केस में ये एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर तो पहले है ही नहीं, क्योंकि इस ट्रायंगल के बीच में है नहीं। बट अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होगा, ये इस लाइन के थ्रू ए के पास जाना चाहेगा। ठीक है। अगर इसमें मीथेन ऐड होता है तब क्या होगा, ये पॉइंट एफ की ओर जाना चाहेगा। ठीक है। और अगर इसमें हम लोग इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन इनर्ट करते हैं तो क्या होगा, पॉइंट ओ की ओर आना चाहेगा। ठीक है। तो आप देखिए तीनों केसेस में भी ये पॉइंट इस ट्रायंगल के थ्रू पास नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट अगर इस जोन में रहता है तो वो एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर नहीं है, एंड वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर बन भी नहीं पाएगा। ठीक है। तो अभी इस ग्राफ में हम लोग का एक पॉइंट रह जाता है, जो कि पॉइंट ये है, इस ग्राफ के बाहर का पॉइंट है। तो अगर आप देखेंगे ये जो लाइन कॉरेस्पॉन्ड करता है ए, बी, सी एंड एफ, ये मैक्सिमम ऑक्सीजन का लाइन कॉरेस्पॉन्ड करता है, जिस केस में मीथेन ऑलरेडी एडिशन होता जा रहा है। तो इससे हम लोग को ये मालूम चलता है कि कोई भी पॉइंट इस जोन में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जो ये वाला जोन हम लोग का बनता है वो हो जाएगा इम्पॉसिबल मिक्सचर। वो जोन बन जाएगा हम लोग का इम्पॉसिबल मिक्सचर। ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से समराइज कर देंगे। पॉइंट ओ, पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई, एफ। पॉइंट बी करस्पॉन्ड करता है 19.90% CH4 को। जो हम लोग का ये जोन बना है बी, सी एंड डी, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल कवर्ड। तो हम लोग का ये जोन बन गया एक्सप्लोजिव जोन, और इसको हम लोग ट्रायंगल कवर्ड भी बोलते हैं। इट इज एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर। जो हम लोग का ये जोन बना वो एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर नहीं है, बट इट इज ए कैपेबल ऑफ बिकमिंग एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर। कैसे बन सकता है? अगर उसमें CH4 ऐड होए। ठीक है। जो हम लोग का ये जोन है पॉइंट डी, सी, एफ एंड ई, ये भी एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर नहीं है, बट कैपेबल ऑफ बिकमिंग एक्सप्लोजिव मिक्सचर। ये एक्सप्लोजिव मिक्सचर कैसे बन सकता है? फ्रेश एयर ऐड होने पे। फ्रेश एयर ऐड होने पे, फ्रेश एयर मतलब ऑक्सीजन ऐड होने पे। ठीक है। जो पॉइंट ए, यहाँ जो पॉइंट है
वो पॉइंट क्या होगा, इस लाइन के थ्रू वो धीरे धीरे नीचे आएगा, और जो पॉइंट यहाँ होगा वो क्या होगा, इस लाइन के थ्रू ऊपर जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स इस लाइंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, जो हम लोग फर्स्ट में देखे गए। नाउ जो ट्रायंगल ए डी ई एंड ओ के बीच रहेगा वो एक एक्सप्लोजिव मिक्सर नहीं है, प्लस और एक एक्सप्लोजिव मिक्सर बन भी नहीं पाएगा। इट इज़ नॉट एन एक्सप्लोजिव मिक्सर। ठीक है, तो जो पॉइंट यहाँ पे है, सपोज अगर उसको हम लोग फ्रेश एयर देंगे तो पॉइंट कहाँ मूव करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। वो पॉइंट ए की ओर मूव करेगा। अगर उसमें हम लोग मीथेन देंगे तो क्या होगा, वो पॉइंट एफ की ओर मूव करेगा। ठीक है, अगर उसको हम इनर्ट गैस देते हैं लाइक नाइट्रोजन, वो क्या करेगा, पॉइंट ओ की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट तीनों कंडीशन में ही ट्रायंगल कवर के थ्रू पास नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर एक एक्सप्लोजिव मिक्सर ये बन भी नहीं पाएगा। जो ये रीजन बन जाता है वो एक इम्पॉसिबल मिक्सर है। इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो ये हम लोग का ओवरऑल काउस डायग्राम का ब्रीफ है। तो भी हम लोग देखेंगे कोई भी एक पॉइंट कैसे मूव करता है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ फ्रेश एयर, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ एक्सेस मीथेन, और इन केस ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। हम लोग इस पॉइंट को मानते हैं। ठीक है, अगर इसमें फ्रेश एयर एडिशन होता है, अगर इसमें फ्रेश एयर एडिशन होता है ओनली, तब क्या करेगा, ये पॉइंट ए की ओर मूव करेगा। ठीक, अगर इसमें और ज़्यादा मीथेन ऐड होता है ओनली, तब ये क्या करेगा, इस पॉइंट एफ की ओर मूव करेगा। और अगर इसमें इनर्ट गैस ऐड होता है ओनली, तब क्या करेगा, ये पॉइंट ओ की ओर मूव करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक माइन में सपोज हम लोग एक माइन सैंपल करते हैं और जो हम लोग को पॉइंट मिलता है वो कुछ यहाँ का पॉइंट है, तो इस केस में हम लोग जान पाएंगे अगर उसको हम लोग फ्रेश एयर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, इस ट्रायंगल के से दूर जाता रहेगा और हम लोग ज़्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट यहाँ मिलता है हमको, कोई एक सर्टेन पॉकेट में हमको कुछ पॉइंट यहाँ मिलता है, तो उस केस में हम लोग उसको फ्रेश एयर देंगे तो क्या हो सकता है, उस ट्रायंगल के बीचों बीच आ सकता है एंड इट कैन बिकम एन एक्सप्लोजिव मिक्सर। ठीक है, और दूसरे केस में अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे होगा तो ज़्यादा वरी करने का नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव मिक्सर बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन, कि जो हम लोग एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट है उसका मिनिमम है 5.4% और मैक्सिमम है 14.8%। ठीक है, ये हम लोग का एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट है, यानी मीथेन का रेशियो अगर इन दोनों के बीचों बीच रहेगा तभी मीथेन कंबस्ट या एक्सप्लोड करेगा। तो उसमें एक क्वेश्चन राइज करता है कि अगर मीथेन का परसेंटेज 5.4% से बिलो रहता है तो उस केस में क्या होगा। सिमिलरली अगर मीथेन का परसेंटेज 4.8% ज़्यादा रहता है उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो दोनों के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ मीथेन 5.4% से कम रहता है तब ये एक्सप्लोजन नहीं करेगा। अगर उसको कोई इग्निशन सोर्स मिलता है तो वो जस्ट बर्न करेगा, नॉर्मल कंबसन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मीथेन का परसेंटेज 14.8% ज़्यादा रहता है उस केस में ये एक्सप्लोड ही नहीं करेगा, क्योंकि सपोज ये हम लोग का मीथेन का टोटल मीथेन से माइन ईयर में हम लोग एक इग्निशन सोर्स देते हैं। ठीक है, तो मीथेन कंबसन करने से पहले बहुत अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है कंबसन होने से पहले। तो जो हीट सोर्स है वो क्या होगा, हर एक मीथेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
और हर एक मीथेन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उतना सफिशिएंट उसको हीट नहीं मिल पाता कि ये फर्दर प्रोपागेट करे थ्रू आउट दी मिक्सचर। तो उस केस में क्या होगा कि अगर मीथेन का परसेंटेज 4.8% के अबव है तो उस केस में ये एक्सप्लोजन करेगा ही नहीं। तो हम लोग जो पहले देखे थे दी लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिविटी और एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ द मीथेन, तो सिंपली एक मीथेन का था जो कि एक इनफ्लेमेबल गैसेस है। मीथेन के अलावा और सारे इनफ्लेमेबल गैसेस होते हैं जो कि माइन में पाए जा सकते हैं इन सम केसेस सच एज CO, हाइड्रोजन, एसिटाइलिन, इथेन। तो हर एक का भी अपना एक एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट रहता है, ठीक है। लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट रहता है वो मीथेन का रहता है 5.4% और हायर रहता है 14.8%। तो सिमिलरली CO का जो लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट रहता है या LEL रहता है वो रहता है 12.5% और अपर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट रहता है वो रहता है 74%। तो आप देखेंगे ये जो वेरी बहुत ज़्यादा कर रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन 4.1% LEL, जो UL रहता है वो 74%। तो इसका सबसे ज़्यादा वेरिएशन है, इसका सबसे ज़्यादा विड्थ है किसका, हाइड्रोजन का 4.1% से लेके 74% तक। एसिटाइलिन एंड इथेन 2.5% से लेके 65% तक और 3.2% से लेके 12% तक। तो डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट लिमिट्स है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो एक्सप्लोजन होता है हम लोग का मीथेन का, उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट होता है, ओवर प्रेशर रीजन होता है, प्रेशर वेव का स्पीड होता है, फ्लेम फ्रंट का स्पीड रहता है, लैग ऑफ इग्निशन रहता है और इग्निशन टेम्परेचर रहता है। बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। ये फैक्टर वेरी हो सकते हैं, ये कोई फिक्स्ड फैक्टर नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन जो इनपुट क्राइटेरिया है हम लोग का, उसमें इनपुट क्राइटेरिया में वेरी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हम लोग का इनपुट क्राइटेरिया, सच एज कोल्ड डस्ट का परसेंटेज कितना है या जो इग्निशन सोर्स है वो कितना एनर्जी सप्लाई करे एट वन गो, और इग्निशन सोर्स किस टाइप का है, ठीक है। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा सा देखेंगे कैसे वेरी कर रहे हैं। अगर एक सैंपल में उसमें हम लोग अगर कोल्ड डस्ट का परसेंटेज बढ़ा देते हैं तब जो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट रहेगा, ठीक है, अगर इसको बढ़ाते हैं तो जो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है उसका वो घट जाएगा, ठीक है। जो ओवर प्रेशर रीजन है उसका जो प्रेशर रहता है वो बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ द प्रेशर भी बढ़ जाएगा, फ्लेम फ्रंट का स्पीड भी बढ़ जाएगा और लैक ऑफ इग्निशन है वो भी कम हो जाएगा। लैक ऑफ इग्निशन क्या रहता है? हम जब इग्नाइट करते हैं उसको और इग्नाइट करने के बाद जो एक्सप्लोजन रहता है दोनों के बीच एक टाइम गैप रहता है, उस टाइम को बोलेंगे लैक ऑफ इग्निशन। तो अगर कोल्ड डस्ट का प्रेजेंस है तो लैक ऑफ इग्निशन भी घट जाएगा। सिमिलरली अगर कोल्ड डस्ट का प्रेजेंस है तो इग्निशन टेम्परेचर हम लोग को चाहिए वो भी घट जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट है एनर्जी सोर्स ऑफ द इग्निशन। अगर हम लोग जितना एनर्जी दे रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी देना चालू कर लेते हैं, ठीक, तब क्या होगा? तब हम लोग का जो ओवर प्रेशर रीजन में जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, स्पीड का जो प्रेशर वेव का जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा, फ्लेम का जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इग्निशन सोर्स हम लोग का टाइप पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग सिंपली एक फ्लेम देते हैं, फ्लेम सोर्स से, और एक हॉट मेटल सरफेस सोर्स है, दोनों में वेरी करेगा। क्या वेरी करेगा? अगर फ्लेम सरफेस होगा तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम में एक्सप्लोड कर जाएगा। अगर हॉट मेटल सरफेस रहेगा तो बहुत ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर चाहिए उसको एक्सप्लोड करने के लिए, जैसे कि हम लोग का वायर मैश इसमें रहता है। हम लोग का फ्लेम सेफ्टी लैम्प में जो वायर मैश रहता है वो एक हॉट मेटल सरफेस है, ठीक है। तो उस केस में जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है रादर देन एक सिंपली नेकेड फ्लेम में। तो ये हम लोग का बहुत जेनेरिक फैक्टर्स है जो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड डस्ट, या एनर्जी ऑफ द इग्नाइटेड सोर्स और टाइप ऑफ इग्निशन सोर्स।